Hello everyone. So let us discuss the last part of the contract costing, that is comprehensive question we are discussing, because till now I have explained you कि contract account कैसे बनता है, estimated profit, notional profit की values कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको इसमें ये भी बताया था कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन क्या होता है जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में बेसिकली हमारे को बैलेंस शीट बनाने के लिए वो बोल देते हैं, और कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की भी इसमें वर्किंग कर देते हैं। तो उस बेसिस पर मैं आपको एक ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर मान लीजिए पेपर में दो कॉन्ट्रैक्ट्स का क्वेश्चन है तो आप दोनों का अलग अलग बनाएंगे, बट जनरली एग्जाम में एक ही कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है, तो एक ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग। सो द क्वेश्चन इज सेइंग लाइक दिस: a construction company has undertaken construction of a bridge over river Yamuna. The value of the contract is 12,50,000. तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 12,50,000 हो गया, सब्जेक्ट टू रिटेंशन ऑफ 20% अंटिल 1 year आफ्टर द सर्टिफाइड कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या है सब्जेक्ट टू रिटेंशन? इसका मतलब क्या है 20% पैसा वो लोग रिटेन करेंगे, 80% जो होगा वो हम पे कर देंगे, कैश बेसिस पे हो जाएगा जितना वर्क सर्टिफाई कर दिया। तो लिखा है ना, सब्जेक्ट टू रिटेंशन ऑफ 20% until 1 year after the certified completion of the contract, जो वर्क सर्टिफाइड होता है बेसिकली। तो जैसे जब हम प्रॉफिट्स को कैश बेसिस पे रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पर कैश बेसिस हमारा 80% हो गया, 20% वो रिटेन कर रहा है, वो मैं आपको नीचे अमाउंट से भी बताऊंगा। दी फॉलोइंग डिटेल्स आर शोन इन दी बुक्स ऑन 30 जून 2020। तो हमारे को एक डेट दी हुई है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कुछ वैल्यूज दी हुई है। लेबर ऑन साइट 4,05,000, material direct to site less returns 4,20,000, material from store 81,200, hire and use of plant, तो बेसिकली एक तरह से आप डेप्रिसिएशन रेंट कुछ भी मान सकते हो प्लांट का, 12,100, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 23,000, जनरल ओवरहेड्स 37,100, मटेरियल इन हैंड ऑन 30 जून 2020, तो ये लास्ट डेट गिवन है 6,300, wages accrued on 30th June 2020 7,800, direct expenses accrued on 30th June 2020 1,600, work not yet certified जो हमारे को कॉस्ट प्राइस पे गिवन है 16,500, अमाउंट सर्टिफाइड बाय इंजीनियर, तो ये एक तरह से हमारा हम कह सकते हैं अमाउंट सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर, मतलब ये हमारा वर्क सर्टिफाइड हो गया 11 लाख, और कैश रिसीव 8,80,000। तो आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल, लेबर या कोई एक्सपेंसेस यूज कर रहे हैं वो सारे डेबिट में आएंगे, और जो सामान बच गया वो क्रेडिट में, और वर्क सर्टिफाइड का ट्रीटमेंट कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फॉर्मेट मैंने पहले से बनाया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, जहां पर हमने लिख दिया फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2020, क्योंकि वो 30 जून के लिए बोल रहा है। तो लेट अस सी अब हमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या यूज हुआ। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे टू मटेरियल्स, मटेरियल डायरेक्ट टू साइट, कितना मटेरियल साइट पर आया? 4,20,000, जो डायरेक्टली हमने साइट पर भेजा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट टू साइट प्लस स्टोर से कितना आया? मटेरियल फ्रॉम स्टोर, तो इसका मतलब टोटल मटेरियल हमारा कितना लगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज 81,200 हमने इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल मटेरियल हमारा कितना आ रहा है? 5,01,200, ठीक है। और अभी हम आगे भी मूव करेंगे, देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो मटेरियल का हमने लिख लिया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अब वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मटेरियल इन हैंड ऑन 30 जून, इसका मतलब ये मटेरियल यूज नहीं हुआ, ये मटेरियल की वैल्यू रहेगी लास्ट डेट पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय मटेरियल इन हैंड, मैंने बोला था ना जो सामान बच गया उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे, वो यूज नहीं हुआ, तो वो कितना है? 6,300। तो ये वाली वैल्यूज हमने लिख दी। मटेरियल का ऑलमोस्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख दिया। अब आप आ जाइए लेबर पे, क्योंकि वेजेस और लेबर हमारा, टू लेबर ऑन साइट कितना दिया हुआ है? लेबर ऑन साइट दैट इज 4,05,000, 4,05,000।
तो यहाँ पर देखिए लेबर का ये वाला पॉइंट था, फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है वेजेस अक्रूड, तो वेजेस तो लेबर के लिए होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस वेजेस अक्रूड। तो इसका मतलब हमें पे करना था बट पे नहीं किया, तो क्योंकि ये करंट ईयर का ही है तो हम इसको ऐड करेंगे, एक तरह से नॉमिनल अकाउंट ही हो गया। तो ये हमारा आएगा 4,12,800। तो ये हमारा अमाउंट आ गया लेबर का और वेजेस का। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ देखिए ये हो गया, अब आ गया टू हायर एंड यूज ऑफ प्लांट। तो कई क्वेश्चन में आप देखोगे कि प्लांट की ओपनिंग वैल्यू यहाँ होगी, क्लोजिंग वैल्यू यहाँ होगी, या मैंने आपको बताया था कि आप सीधा डेप्रिसिएशन भी लिख के दिखा सकते हो। इसमें हायर एंड यूज ऑफ प्लांट का मतलब एक तरह से आप डेप्रिसिएशन मान सकते हो या आप उसका रेंट मान सकते हो। तो ये सीधा लिख देंगे टू हायर एंड यूज ऑफ प्लांट दैट इज 12,100। ये डायरेक्टली हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन अब आ जाइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 23,000, प्लस यहाँ पे भी लिखा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड। तो प्लीज रिमेंबर ये जो एक्रूड वाले पॉइंट है ना, ये हमारे बैलेंस शीट में भी आएंगे क्योंकि ये लास्ट डे के दिए हुए हैं, लेकिन है तो ये अब की बार का ही खर्चा, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी दिखाएंगे, चाहे उसको हमने पे कर दिया हो, चाहे वो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग हो। तो ये कितना दिया हुआ है हमें 1600, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 24,600। तो आप देख सकते हैं ये सारे हो गए। अब आ गया टू जनरल ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स पे आप देखिए कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो डायरेक्टली वी विल राइट डाउन 37,100। अब ये सारी आइटम्स मैंने लिख दी ये ईयर एंड में। अब आ गया ये वाला पॉइंट, वर्क सर्टिफाइड वर्क नॉट सर्टिफाइड वाला पॉइंट आ गया, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए हम इसको लिखते कैसे, हम ऐसे लिखते हैं बाय WIP, इसके अंदर एक हम लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, दो चीजें होती हैं, और आपको पता भी होना चाहिए अनसर्टिफाइड हम कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं वर्क सर्टिफाइड कितना है, अमाउंट सर्टिफाइड बाय इंजीनियर 11 लाख, और यहाँ लिखा भी हुआ है वर्क नॉट येट सर्टिफाइड एट कॉस्ट, तो कॉस्ट पे ही है, तो ये 16,500। तो ये टोटल आएगा 11,16,500। तो आप चेक कर सकते हैं ये कैश रिसीव का पॉइंट आप कहेंगे ये क्या है, ये अभी हम जब प्रॉफिट निकालेंगे तब पता लगेगा हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो सेम अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपनी क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे और डेबिट साइड को टोटल करेंगे। जिस तरह का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा सॉरी, तो हम उस तरफ से देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ का टोटल बन रहा है 11,22,800, और यहाँ पर का जो टोटल है वो कम बनेगा, तो आपको यहाँ से मिलकर आएगा टू प्रॉफिट। ये हमारा, या कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो प्रॉफिट आएगा ये आएगा 1,35,000। जब आप 11,22,000 इन दोनों को ऐड करके ये आएगा, इसमें से सारे खर्चे माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा 1,35,000 का। तो ये हमारा इस तरीके से। कुछ बुक्स में क्या किया हुआ है, जैसे अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट BD, हम इसको CD लिख देते हैं, कैरेट डाउन 1,35,000। अब कहने का मेरा मतलब क्या है, अब कुछ बुक्स में क्या करते हैं वो ऐसे BD CD करके नहीं दिखाते, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे भी हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम ऐसे करते हैं तो हमारे को दो वैल्यूज में डिवाइड करना पड़ता है प्रॉफिट को, एक तो टू P&L अकाउंट में और एक हम टू रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं कि P&L में कितना ट्रांसफर होगा और रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, और इसको ये लोग WIP भी बोल देते हैं रिजर्व को, तो हम WIP भी लिख के रिजर्व ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो अब हमारे को पता ही है, मैंने आपको दो प्रॉफिट्स बताए थे निकालने, एक होता है नोशनल प्रॉफिट और एक होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। देखिए ये जो हमारा अकाउंट के अंदर आता है ना ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से नोशनल प्रॉफिट, और हम इसी को कंसिडर करते हैं जब हम करते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पता होने के लिए हमारे को एस्टिमेटेड कॉस्ट पता होनी चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो दिया हुआ है,
लेकिन हमें ये नहीं लिखा हुआ कि हमारे को ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और ये ना क्वेश्चन में कहीं पर ये भी मेंशन है कि इतने एक्सपेंसेस और करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। अगर हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं गिवन होगी तो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे को सिर्फ नोशनल प्रॉफिट की वैल्यू ही निकालनी थी और वो हमने निकाल ली, ठीक है। और अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट का आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब बात आती है जो 1,35,000 का प्रॉफिट आया, इसमें से प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर होगा और रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, इसको भी मैंने आपको वीडियो 2 में बताया हुआ है, प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो यहां पर मैं करके दिखाता हूं, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला बताया था, लेट मी राइट हियर, नोशनल प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म में आई एम राइटिंग नोशनल प्रॉफिट। अगर मैंने आपको बताया था अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वर्क सर्टिफाइड जो है अगर हाफ से ज्यादा हो मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से हाफ से ज्यादा हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट 12,50,000 का है तो हम कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है, या तो 1/3 या 2/3 ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में। तो हम 2/3 कब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, अगर हमारा देखिए वर्क सर्टिफाइड हमारा यहाँ कितना है 11 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है हमारा 12,50,000 यू कैन सी, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 11 लाख। तो कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड हाफ या उससे ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, तो आप चेक कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ कितना होगा 6,25,000, जबकि हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है 11 लाख, तो मतलब 50% से ज्यादा ही सेटिस्फाई है या वर्क सर्टिफाई है। तो उस केस में हम कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं 2/3। अगर 50% से कम होता, ठीक है, तो हम कितना ट्रांसफर करते हैं 1/3, ठीक है। इसके लिए आप प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम कैसे कर रहे हैं, वर्क सर्टिफाइड जो है वो हाफ से ज्यादा है तो हम कितना प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 2/3, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसको हम कैश रेशियो में डिवाइड कर देते हैं या कैश बेसिस पर, हम इसको कैसे करते हैं कैश बेसिस पर। तो यहां देखिए आप, हाउ मच इज आवर नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कितना है हमारा 1,35,000 इंटू 2/3। अब कैश बेसिस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 20% रिटेन करेंगे, तो इसका मतलब कैश बेसिस कितना हुआ 80% पे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80/100। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप यहां पर भी चेक कर सकते हो, हम कैश बेसिस की जगह क्या लिख सकते हैं, हम कैश बेसिस की जगह मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं आपको, पेन से लिख के दिखा देता हूं। कैश बेसिस एक तरह से कुछ नहीं होता, कैश बेसिस का मतलब ये होता है कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने 80% लिखा तो ये ऐसे भी आ जाएगा 8,80,000, क्योंकि कैश रिसीव कितना है कॉन्ट्रैक्ट का 8,80,000, ये कैश रिसीव किससे आया कॉन्ट्रैक्टी से आया, अपॉन वर्क सर्टिफाइड कितना है 11 लाख। तो अगर आप 8,80,000 डिवाइड बाय 11 लाख करोगे इंटू 100 करोगे तब भी 80% ही आएगा। तो चाहो तो आप बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, तो आप लिखना यही कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली कैश की परसेंटेज गिवन थी, तो वो 80% ये सेम ही होगा, कभी भी इसमें अलग नहीं होगा कि आप कहोगे कि फॉर्मूले से अलग आ रहा है और ऊपर अलग दिया हुआ, ऐसा नहीं होगा। अगर वहां पर 30% लिखा होता रिटेंशन तो 70% आता, और आप फॉर्मूला लगा के करोगे तब भी 70% आएगा। तो मैं बता देता हूं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 72,000, ये वाला आंसर। तो अब पीएनएल में कितना ट्रांसफर होगा 72,000, और 1,35,000 में से 72,000 पीएनएल में ट्रांसफर हो गया, तो रिजर्व में बैलेंस अमाउंट जाएगा और वो कितना होगा 63,000। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन का, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये सबसे मेन होता है, क्योंकि अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता हूँ। बैलेंस शीट अब मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, तो आप प्लीज याद रखना, एक तो ये 3-4 आइटम्स आएंगी जो एक्रूड वाली हैं,
और हमारा ये वर्क सर्टिफाइड वाली कौन कौन सी आइटम्स हैं, ये वाली जिसमें वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड है, और ये रिजर्व वाला। ठीक है, सो लेट अस, आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप कॉपी कर लीजिए जब तक हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बड़ा सिंपल होता है। देखिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में अगेन मैंने फॉर्मेट बनाया, कुछ बुक्स में डेट भी लिखी हुई है बट मुझे लगता है इतना नेसेसरी नहीं है वो लिखना। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बेसिकली कौन होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करता है या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, जो काम करवाता है। मतलब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ मेरी बिल्डिंग बना के, तो मैं कॉन्ट्रैक्टी हूँ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएगा कौन, कॉन्ट्रैक्टर ही बना रहा है ये अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप मेरे लिए एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा जो अभी हमने बनाया, और आप ही मेरा अकाउंट बना रहे हैं बिकॉज मैं, आपने मुझसे पेमेंट लेना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, मैंने आपको पैसे दिए तो आपके पास कैश आया तो क्रेडिट में आएगा बाय कैश अकाउंट 8,80,000। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, और यहां पर हम सिंपल ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस CD 8,80,000। बस कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट इतना सही होता है कि कितना कैश रिसीव हुआ, ठीक है, और उसको बैलेंस CD में ट्रांसफर कर दिया। कॉन्ट्रैक्टी का सिर्फ यही रूल है। अब आप ये नहीं कहोगे कि 12.5 लाख रुपए थे, 8,80,000 आए, बाकी अभी पेंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल जितना कैश रिसीव हुआ उसको बैलेंस CD में ट्रांसफर करके बता देंगे। अब आ गई मेन हमारी बैलेंस शीट। वैसे जनरली कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कई बार पूछते भी नहीं है, मेन है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले तो आप वही आइटम्स लिख लीजिए मैंने आपको बताई थी वहां पे। एक तो सबसे पहले थी वेजेस एक्रूड, वो कितनी थी हमारी 7,800, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड, जो भाई खर्चे हैं वो हमारी लाइबिलिटी है, मैंने पे नहीं किया तो वो लाइबिलिटी में आ रहे हैं, कितना 1,600 रुपए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्रूड वाले पॉइंट। अब आ जाइए WIP पे। तो WIP मतलब, अब जैसे कॉन्ट्रैक्टर अपना अकाउंट बना रहा है, वो कहता है भी मैंने बिल्डिंग 80% बना दी फॉर एग्जाम्पल, तो वो मेरे लिए तो एसेट हो गया ना, कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो एसेट हो गया, आपके लिए, सॉरी आप कॉन्ट्रैक्टर तो आपके लिए तो एसेट हो गया, आपने काम कर दिया उतना। तो WIP की वैल्यू, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आप ऊपर यहाँ लिखेंगे WIP या वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर ये ट्रीटमेंट फिक्स रहता है, आप कैसे करेंगे, वर्क सर्टिफाइड दैट इज 11 लाख प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, ये कॉस्ट पे ही आएगा हमारा, आप ये याद रखना, ये फॉर्मेट फिक्स रहता है 16,500। तो इसका मतलब टोटल काम कितने का है, मैंने कितने का काम कर दिया, आपने कितने का काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने 11,16,500। इसमें से जो रिजर्व आपने याद है अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बताया था, प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर होगा, रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में भी वहां लिखा था, रिजर्व में WIP लिखा था, तो 63,000 तो आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए थे। तो बैलेंस कितना बचा आपका WIP का, 10,53,500। अब मैंने आपको बताया था कैश रिसीव यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टी में नहीं आएगा, मैं कहता हूं कि मैंने 11 लाख का काम करा था, वो उन्होंने सर्टिफाई कर दिया, 16,500 का कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, वो भी सर्टिफाई नहीं हुआ, तो टोटल कितना काम हो चुका है, 11,16,500। 63,000 का मेरा रिजर्व था, प्रॉफिट था, वो मेरे को एडजस्ट हो गया है, तो 10,53,500 बैलेंस है। इसमें से हमें कैश कितना रिसीव हुआ माइनस कैश रिसीव, तो वो हमारा हुआ था 8,80,000, यही वाला। तो कितना बैलेंस बचेगा हमारा, दैट इज 1,73,500। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर को अभी कितना बैलेंस चाहिए या कितना बैलेंस और मिलना है नट शेल में, दैट इज 1,73,500 अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू है इसमें। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हमारा एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेसिकली सेम ही रहता है, लेकिन मैंने इस वाले में आपको कुछ आउटस्टैंडिंग एंट्रीज बता दी, प्लस मैंने आपको बताया इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे पास कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक वो नहीं होगा तो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सिर्फ यही एंट्री होती है, और बैलेंस शीट में भी जनरल ट्रीटमेंट हमारा यही रहता है। ठीक है, तो नोशनल प्रॉफिट हमने निकाला था,
तो नोशनल प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर करना है वो मैंने 1/3 2/3 आपको बताया, और कैश बेसिस मैंने आपको बता ही दिया था कि कभी भी हम कैश बेसिस निकालते हैं तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में भी गिवन होगा, अदरवाइज आप क्या करोगे, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, तो आंसर तब भी वो सेम ही आएगा परसेंटेज के बेस में. सो दिस इज वेयर आई एम कंप्लीटिंग द contract costing chapter with you. If you have any doubts, any query, you can mention in the comment box. So please watch out all the videos and share with your friends. Thank you so much.